Hello everyone, welcome to the first lecture of this channel. In this channel, we will be taking paper number 4 of CA Foundation, that is Economics and BCK. In this class, we'll be starting with lesson number 5 of paper number 4, that is Business Cycles. Okay, so a fairly simple chapter, a fairly important chapter, a fairly short chapter. आपने क्लास 11th क्लास 12th में ये सारी चीजें ऑलमोस्ट एक एक बार पढ़ ली होगी. कुछ चीजें नहीं है यहाँ पर, मगर इम्पोर्टेंट है तो समझनी बहुत जरूरी हो जाती है. विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. इंट्रोडक्शन में आपको दिस इज योर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल. इंट्रोडक्शन में आपको मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल दिया हुआ है यहाँ पे. इट मीन्स रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड बिजनेस साइकिल्स और ट्रेड साइकिल्स. रिदमिक फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या होता है? जो चीजें फिक्स होती है, जो चीजें रिपीटेटिव होती है. राइट, म्यूजिक वेव्स आर रिदमिक. इसका मतलब क्या है? वेव्स टेंड टू रिपीट देमसेल्व्स. सिमिलरली जो फ्लक्चुएशंस है वो रिदमिक है, यानी कि फ्लक्चुएशंस एक के बाद एक रिपीट होंगे. ठीक है, विच एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बिजनेस साइकिल कहते हैं. बट ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड characterized by rising prices and low unemployment, altering with periods of bad trade characterized by falling prices and high unemployment percentages. एक ट्रेड साइकिल में यूजुअली दो फेजेस होते हैं. पहला वाला गुड ट्रेड, दूसरा वाला बैड ट्रेड. गुड ट्रेड में प्राइसेस विल राइज, अनएम्प्लॉयमेंट विल बी लोएस्ट. बैड ट्रेड में प्राइसेस विल फॉल एंड अनएम्प्लॉयमेंट विल बी हाईएस्ट. राइट, ये दोनों में से कोई भी एक मीनिंग को एग्जैक्ट सेंटेंस उठा के दे कैन इमीडिएटली आस्क एज एन एमसीक्यू. सो प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए. देखो, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल विल बी एन ओशन ऑफ वर्ड्स. उसमें से कौन सी चीज मेरे काम की है, कौन सी चीज मेरे काम की नहीं है, वो हमें डिसाइड करना है. सो मेरे साथ साथ मॉड्यूल लेके आप अंडरलाइन करते रहिए, सो दैट आपको रिवीजन के टाइम पे उतना ही पढ़ना पड़े जितना हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं. पूरा पूरा मॉड्यूल पढ़ने जाओगे तो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, सो आई होप द मीनिंग इज क्लियर. वंस अगेन विल रिपीट इट. रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन टोटल में जो चेंजेस आते हैं, जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल्स कहते हैं. We know the basic thing behind a business cycle, that there are four phases: expansion, peak, contraction, trough या depression. डिप्रेशन के बाद वापस एक्सपेंशन आता है. राइट, सो द साइकिल कीप्स ऑन गोइंग. पहले एक्सपेंशन, फिर पीक, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर ट्रफ. ट्रफ के बाद वापस एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ. ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है. पहले ट्रफ है, फिर एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, फिर एक स्टेज में पीक आया, फिर कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन के बाद वापस इकोनॉमी इज एट लोएस्ट, यानी कि डिप्रेशन, ट्रफ. डिप्रेशन के बाद वापस एक्सपेंशन चालू हुआ, पीक पहुंचा. पीक के बाद चीजें गिरने लगी, कॉन्ट्रैक्शन, वापस ट्रफ, डिप्रेशन एंड एक्सपेंशन चालू. ठीक है, यहाँ पे चारों फेजेस आपको इन डिटेल एक्सप्लेन किए हुए. एक एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीजों को समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है. ठीक है, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है. यहाँ पे इन लोगों ने लिखी है that the broken line represents the steady growth line or the growth of the economy when there are no business cycles. यानी कि ये जो ग्रोथ लाइन है, ये जो ब्रोकन लाइन है या फिर ग्रोथ लाइन है, वो आपका ट्रेंड बता रहा है. इंक्रीजिंग ट्रेंड में आपके बिजनेस साइकिल्स चल रहे हैं. इसका सिंपल सेंस में मतलब क्या होता है, थोड़ा सा लॉजिकली थिंक करें तो, एक्सपांशन एंड पीक आर मोर स्ट्रॉन्गर देन कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ. तभी हमारा ओवरऑल ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग पैटर्न में चल रहा है. ठीक है, एक्सपांशन एंड पीक आर मोर स्ट्रॉन्गर देन कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ. ठीक है, तभी हमारा जो ओवरऑल ट्रेंड है इट इज इंक्रीजिंग. ओवरऑल इकोनॉमी है, इट इज इंक्रीजिंग. पहला फेज, एक्सपांशन. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, डिमांड, कैपिटल, कंज्यूमर, सेल्स, प्रॉफिट, राइजिंग स्टॉक प्राइसेस, बैंक क्रेडिट, एवरीथिंग. शुरुआत से लेके एंड तक सारी चीजें इंक्रीज होती. सारी चीजें, एम्प्लॉयमेंट, डिमांड, सप्लाई, आउटपुट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेल्स, प्रॉफिट, स्टॉक प्राइसेस, बैंक क्रेडिट, एवरीथिंग इंक्रीजेस. ये स्टेज चलता है व्हेन टिल देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो जाए तब तक ये चीजें चलती है.
and the production is at its maximum possible level using the available productive resources. यानी कि एक्सपांशन कब तक चलता है? टिल द डेट जहां पे मेरे सारे के सारे रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज, 100% यूटिलाइज हो जाए, तब तक मेरा एक्सपांशन चलेगा एंड प्रोडक्शन इज एट इट्स मैक्सिमम लेवल. ये स्टेज में इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो. व्हाट डू यू मीन बाय इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट? इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है मेरी मर्जी के खिलाफ का अनएम्प्लॉयमेंट. आई एम विलिंग टू वर्क बट आई डोंट हैव एनी वर्क टू डू, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जो ऑलमोस्ट ये स्टेज में जीरो होता है ना. एंड वॉट एवर अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट, इट इज इधर फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल. फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है? जो चेंजेस इन जॉब, एक जो वेव आता है ना, पैटर्न आता है, जैसे कोविड-19 के बाद एवरीबॉडी स्टार्टेड शिफ्टिंग देयर जॉब्स टुवर्ड्स हायर सैलरी एंड हायर पेरोल्स. तो इट वाज अ शिफ्ट, इट वाज चेंज इन पैटर्न. तो उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वेयर अ लेबर रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं. सिंपल सा एग्जांपल है कि टाइपराइटर्स की जॉब चली गई गोइंग टू कंप्यूटर्स, दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. Price and costs also tend to rise faster. Good amounts of net investment occur. Demand for all types of goods and services rises. सारी चीजें जैसे मैंने ऊपर कहा इंक्रीज होने लगती है. प्राइस, कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, डिमांड, एवरीथिंग. There is altogether increasing prosperity and people enjoy high standard of living due to high levels of consumer spending. Business confidence, production, factor incomes, everything is very much at its peak. Growth rate eventually slows down and reaches its peak. अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है. चारों फेजेस में ग्रोथ रेट को एक फैक्टर अगर हम लेके चले, तो एक्सपांशन के टाइम पे ग्रोथ रेट विल बी राइजिंग फास्टर. कम ऑन, एक्सपांशन के टाइम पे ग्रोथ रेट विल बी राइजिंग फास्टर. एज एंड व्हेन पीक कम्स, ग्रोथ रेट जो है वो धीरे 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 स्लो हो जाएगा. ग्रो करेगा लेकिन स्लो रेट पे करेगा. एक स्टेज पे ग्रोथ रेट रुक जाएगा. कॉन्ट्रैक्शन में चीजें नेगेटिव होने लगेगी एंड डिप्रेशन में चीजें और नेगेटिव होने लगेगी. ठीक है. डिप्रेशन इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन, जो ऑफ कोर्स हम आगे पढ़ेंगे. ग्रोथ रेट को अगर हम एज अ फैक्टर पकड़े, तो चारों फेजेस में ग्रोथ रेट का अलग अलग रोल रहता है. ठीक है. एक्सपांशन में ग्रोथ रेट विल राइज एट अ वेरी फास्ट रेट. ठीक है. एवरीथिंग, ग्रोथ रेट ऑफ एवरीथिंग, इन्वेस्टमेंट, डिमांड, नेशनल इनकम, एवरीथिंग. ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि एक्सपांशन कब तक चलता है? व्हेन, एज एंड व्हेन, टिल द डेट देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. ओके. नेक्स्ट कम्स पीक. जैसे जैसे ग्रोथ रेट मेरा स्लो होने लगता है, the point of peak comes. It refers to the top or highest point of business cycle. In later stages of expansion, inputs are difficult to find as they are short of their demand. अभी इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ हर बात. माई इकोनॉमी इज अंडर एक्सपांशन राइट नाउ. सो हर एक चीज का मेरा डिमांड जो है वो बढ़ेगा. लेट्स से आई एम प्रोड्यूसिंग क्रिकेट बैट्स. ठीक है. क्रिकेट बैट के लिए इनपुट क्या हो गया? रॉ मटेरियल क्या हो गया? लकड़ा, वुड. ठीक है. सो एक स्टेज के बाद आप समझो क्रिकेट बैट का डिमांड बढ़ रहा है, आई इंक्रीज माई सप्लाई ऑफ क्रिकेट बैट्स. बट आफ्टर वन स्टेज जो लकड़ा है उसका डिमांड कम हो जाएगा, लकड़ा है उसका सप्लाई कम हो जाएगा, एंड जिसके कारण क्या हो जाएगा? प्राइसेस ऑफ इनपुट विल इंक्रीज. यहाँ पे ये पॉइंट. ठीक है. इनपुट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड एज दे आर शॉर्ट ऑफ देयर डिमांड. ठीक है. इफ आई एम मेकिंग 100 यूनिट्स ऑफ बैट, आई नीड लेट्स से some x amount of wood. But if I am making 200 kilos of bat, 200 units of bat, sorry, तो मुझे वो amount of wood required will also increase. अभी wood तो मेरे पास unlimited है नहीं, तो wood will be short of their demand, and therefore wood का price बढ़ेगा. Because wood का प्राइस बढ़ रहा है, obviously bat का प्राइस भी बढ़ेगा. Output prices also rise rapidly, leading to increased cost of living and greater strain on fixed income earners. सिंपल सी चीज है ना. जो फिक्स्ड इनकम अर्न कर रहे हैं मिडिल क्लास पीपल, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा गोइंग टू इंक्रीज प्राइसेस. ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सारे गुड्स की प्राइसेस बढ़ने लगेगी. कंज्यूमर्स बिगिन टू रिव्यू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग, ड्यूरेबल गुड्स. एक्चुअल डिमांड स्टेगनेट हो जाती है. जो चीज एक्सपेंशन के फेज में इंक्रीज हो रही थी, वो यहाँ पे स्लोली स्लोली रुक रही है. द डिमांड इज स्टेगनेटिंग. स्टेगनेट का मतलब होता है रुक जाना. This is the end of expansion, and it occurs when economic growth has reached a point where it will stabilize for a short time and then move in the reverse direction. जैसे मैंने कहा, यहाँ पे ग्रोथ रेट फास्ट बढ़ता है, यहाँ पे ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगा, है ना. इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रीच्ड अ पॉइंट वेयर इट विल स्टेबलाइज, रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. राइट. दो फेजेस पढ़े, एक्सपांशन एंड पीक.
ठीक है, एक्सपांशन में पहला लाइन, there's full employment of resources. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन इज एट इट्स मैक्सिमम पॉसिबल लेवल। ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है, आता ही है इनफैक्ट, राइट, कि एक्सपेंशन फेज कंटिन्यूज टिल व्हाट, या फिर व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेंशन फेज। तो वो तब तक चलता है व्हेन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड अप टू देयर मैक्सिमम लेवल, राइट। पीक का मतलब क्या होता है? पीक में मतलब द ग्रोथ रेट रिमेन्स स्टेबल। तो वो स्टेबल क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? इट इज बिकॉज ऑफ इनपुट्स, है ना, इनपुट का डिमांड, इनपुट का सप्लाई, वो दोनों में गड़बड़ हो जाता है एंड देयरफॉर इनपुट का प्राइसेस बढ़ने लगता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया क्रिकेट बैट एंड वुड का। ठीक है, थर्ड फेज इज कॉन्ट्रैक्शन। जो जो चीजें मैंने अंडरलाइन करी है दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, सो आई रिक्वेस्ट यू टू डू द सेम इन योर टेक्स्ट बुक्स। कॉन्ट्रैक्शन, एन इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली। ठीक है, एज मेंशन अबव, वंस पीक इज रीच्ड, इंक्रीज इन डिमांड इज हॉल्टेड। कभी ना कभी जो चीज बढ़ रही है उसको रुकना पड़ेगा, उसको थमना पड़ेगा, and starts decreasing in certain sectors. ठीक है, during contraction there is fall in levels of investment and employment. इन्वेस्टमेंट के और एम्प्लॉयमेंट के लेवल में गिरावट शुरू हो जाती है। प्रोड्यूसर्स डू नॉट इंस्टेंटेनियसली रिकॉग्नाइज द पल्स ऑफ इकोनॉमी, राइट, जिसके कारण क्या होता है, देयर इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। देयर इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। कैसे समझते हैं? लेट्स से आई विल कंटिन्यू माय एग्जांपल। मैं मेरा क्रिकेट बैट का, आई एम डूइंग माय बिजनेस, एक्सपेंशन के फेज चल रहा था, पीक का फेज चल रहा था, मैं महीने के 150 बैट बेच रहा था। तो अभी फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम दैट दिस इज मई 2023। नाउ मई 2023 में फॉर एग्जांपल अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग 200 बैट्स टू बी सोल्ड। आई डोंट नो दैट जून में कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है, सो मैंने अभी से जून के लिए ऑर्डर्स दे रहे थे कि भाई मुझे जून में 200 बैट चाहिए। अभी मुझे तो, बीइंग अ प्रोड्यूसर, आई डोंट हैव एनी रिकॉग्निशन अबाउट द पल्स ऑफ इकोनॉमी, या आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन कि मार्केट में फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। सो व्हाट आई डू इज आई कीप ऑन गिविंग ऑर्डर्स ऑफ बैट्स कि भाई बैट बनाते रहो, बैट बनाते रहो, बैट बनाते रहो। जिसके कारण क्या हो जाएगा, लोगों को सप्लाई और लोगों के डिमांड के बीच में देयर विल बी अ बिग मिसमैच। व्हाट इज द सप्लाई ऑफ बैट? 200 यूनिट्स व्हिच आई एम गोइंग टू गिव इन जून। डिमांड कितना हो जाएगा? बहुत कम, 50 या 100। तो जो 100 यूनिट बीच में बच गए या 150 यूनिट जो बीच में बच गए, दैट इज द मिसमैच एंड दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इकोनॉमी बीइंग रिवर्स्ड। है ना, जो पहले एक्सपेंशन था, पीक था, वो अचानक से कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो गया? क्योंकि दोनों के बीच में मिसमैच हो रहा है। ठीक है, माई सप्लाई इज 200 यूनिट्स एंड माई डिमांड इज लेट्स से 50 और ओनली 100 यूनिट्स। तो द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई causes the economy to reverse, right? Producers continue anticipating higher levels of demand and therefore maintain their existing levels of investment and production. As I said, मुझे पता नहीं है कि जून में गिरने वाला है चीजें, so I keep on telling my supplier कि भाई 200 बैट बना दो, 200 बैट प्रोड्यूस कर दो। तो consequence is a discrepancy और mismatch between demand and supply। जैसे हमने कहा, सप्लाई फार एक्सीड्स डिमांड। 200 यूनिट का सप्लाई है, 100 यूनिट का डिमांड है, राइट। इनिशियली दिस हैपेंस ओनली इन फ्यू सेक्टर्स एंड विद स्लो प्लेस, बट रैपिडली इट स्प्रेड्स टू ऑल अदर सेक्टर्स। ठीक है, ये एक चीज में देखने को मिला। धीरे धीरे पूरे इकोनॉमी में ये चीज स्प्रेड हो जाती है। प्रोड्यूसर्स बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव इंडल्ज्ड इन एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट। ये चीज मुझे कब पता चलेगी कि मेरा एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट हो गया एंड देयर इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई? जून के एंड में, जहाँ पे व्हेन आई एक्सपेक्टेड कि जो मेरा जून में 200 बैट बिकेगा, बट बिका कितना? ओनली 50 या 100 लेट्स से। तो मुझे जून के एंड में पता चलेगा कि मेरा बहुत सारा एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट हो चुका है, बहुत सारा ओवर प्रोडक्शन हो चुका है एंड दे रिस्पॉन्ड बाय होल्डिंग बैक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। मैं जुलाई में इन्वेस्टमेंट रोक दूंगा कि बस अभी मुझे जुलाई में नहीं करना है कुछ, है ना, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट एनी फर्दर इन जुलाई। They cancel and stop the orders for equipments and all types of inputs, including labor. सारे मेरे लेबर्स को मैं निकाल दूंगा, मेरे सारे आई स्टॉप माई ऑल द ऑर्डर्स एंड एवरीथिंग विल हैव अ चेन ऑफ रिएक्शंस, राइट, जिसको everyone will get affected, including me, my labor, my supplier in the input markets, and producers of capital goods and raw materials in turn respond by canceling their orders. This is the turning point and beginning of recession. कॉन्सेप्ट को फिर से समझना पड़ेगा, कहाँ से चालू होती है चीजें, कहाँ से कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है, समझते हैं? मैंने कहा वैसे डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच चालू हो जाता है, राइट। ये कब होता है? व्हाई देयर इज अ मिसमैच? द मेन रीजन बिहाइंड मिसमैच इज माय एक्सपेक्टेशन अबाउट हायर डिमांड्स। जैसे मैंने कहा, आई एम एक्सपेक्टिंग 200 बैट्स टू बी सोल्ड इन द मंथ ऑफ जून,
but by the end of June I got to know that only 50 bets or let's say only 100 bets are sold. तो बीच का जो गैप रह गया, that creates that actually compels economy to take a reverse turn, है ना. जो डिमांड सप्लाई के बीच का गैप है उसके कारण इकोनॉमी उल्टी हो जाती है. देयर इज अ यू टर्न इन द इकोनॉमी, राइट. सप्लाई फार एक्सीड्स डिमांड, एंड जिसके कारण क्या होता है, मैं मेरा सारा इन्वेस्टमेंट रोक देता हूँ. एंड इफ आई स्टॉप माय इन्वेस्टमेंट देयर विल बी चेन ऑफ रिएक्शंस. मेरा लेबर, इनपुट मार्केट का लेबर, आगे जो मैं कंज्यूमर को बेच रहा हूँ उस पर असर पड़ेगा, एंड एवरीथिंग विल बी यू नो move in reverse direction, and this will be the beginning of recession, right. Decrease in input demand pulls इनपुट प्राइसेस डाउन. इनपुट का डिमांड गिर गया तो इनपुट का प्राइसेस भी गिर जाएगा. सिंपल सी चीज है. मैंने लकड़े वाले को बोल दिया आई डोंट नीड एनी वुड नाउ, व्हाई, बिकॉज देयर इज नो वन टू परचेज द बैट. जिसके कारण लकड़े का प्राइस भी गिर गया. अभी लकड़े का प्राइस गिर गया तो जो लकड़े काटने वाला जो आदमी है हु इज अर्निंग वेजेस, राइट, ही ऑल्सो विल हैव टू सफर. उनका भी वेजेस कम हो जाएगा. क्योंकि उनका वेजेस कम हो जाएगा तो उनके घर से जो डिमांड, लेट्स से दैट लकड़े काटने वाला इंसान इज अर्निंग 100 रुपीज पर, now he's earning only 50. तो जो 50 रुपए का डिमांड गैप आया that he'll not be able to generate, वो भी अगेन इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा, राइट. रिजल्टिंग इन डिक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोड्यूसर्स लोअर देयर प्राइसेस इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ द इन्वेंटरीज. अभी मेरे पास जो 100 बैट पड़ा है, 150 बैट एक्स्ट्रा पड़ा है, लेट्स से वन बैट इज कॉस्टिंग मी 1000 रुपीज, तो मैं उसको 700 पे बेच दूं कि कैसे भी करके इन्वेंटरी खाली करूं. आई डोंट नीड एनी बैट्स, राइट. कम दाम पे चलेगा. आई वांट टू डिस्पोज ऑफ माय इन्वेंटरी, दैट्स इट. And for meeting their financial obligations. Consumers in turn expect further decrease in prices and postpone their purchases. Simple सी चीज है. एक बैट जो 1000 रुपए में मिल रहा था वो 700 रुपए में मिलने लगा. Why? Because a producer want to dispose of his inventory. As a rational consumer, as a practical consumer, what you will think कि 700 में अभी मिल रहा है, पहले 1000 का था, अभी 700 में मिल रहा है, 2 महीना और रुक जाता हूँ 300 में मिलेगा. तो कंज्यूमर जो है वो पोस्टपोन कर रहा है अपने परचेजेस को. तो ऑलरेडी जो प्रोड्यूसर साइड, जो इनपुट मार्केट में जो इफेक्ट है उसके कारण तो इकोनॉमी अफेक्ट होती है. साथ में इफ कंज्यूमर विल पोस्टपोन हिज परचेज तो उसका भी इकोनॉमी में इफेक्ट आएगा. तो इट्स लाइक कंगाली में आटा गीला, राइट. कंज्यूमर्स हो गया ये. विथ रिड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग एग्रीगेट डिमांड फॉल्स. सिंपल सी चीज है. कंज्यूमर ने खर्चा करना बंद कर दिया, डिमांड गिर गई, जनरली कॉजिंग फॉल इन प्राइसेस. डिस्क्रिपेंसी एंड डिमांड एंड सप्लाई गेट्स वाइडेड फर्दर. और बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है. दिस प्रोसेस गैदर्स स्पीड एंड रिसेशन बिकम्स मोर सीवियर. रिसेशन और स्ट्रांग होते जाता है. इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट डिक्लाइनिंग, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन, रिजल्टिंग इन फर्दर डिक्लाइन इन इनकम्स, है ना. प्रोडक्शन गिरता है, इन्वेस्टमेंट गिरता है, एम्प्लॉयमेंट गिरता है. मैंने लेबर को हटा दिया, अपने लेबर को निकाल दिया, राइट. Business firms becomes pessimistic about the future state of economy. What do you mean by pessimism? Negativity, है ना. लोगों को लगता है कि बस अभी तो सब समाप्त हो गया, मेरा बिजनेस फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं कर पाएगा, एंड दैट्स व्हाई दे बिकम pessimistic, and there's a fall in profit expectations which induces them to reduce investments. सिंपल सी चीज है. मुझे पता है कि आई एम गोइंग टू अर्न नेक्स्ट, तो आई विल इन्वेस्ट 80 आउट ऑफ दैट 100, बट मुझे पता है दैट आई एम गोइंग टू अर्न ओनली 50, तो मैं 50 में से सिर्फ 30 रुपए या 25 रुपए इन्वेस्ट करूँ, right? So मेरा investments will also reduce. Bank credit shrinks as borrowings for investments decline. Investor confidence is at its lowest. Stock prices fall. Unemployment increases despite falling wage rates. The process of recession is complete, and the severe contraction in economic activities pushes the economy into the phase of depression. कहाँ से चालू हुआ कॉन्सेप्ट समझिए. It all started between मेरा expectation as a producer कि फ्यूचर में डिमांड इतना होगा, बट हुआ नहीं, है ना. किसी भी वजह से डिमांड हुआ नहीं, एंड देयर बिकम्स अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है. जिसके कारण सारा चेन ऑफ रिएक्शंस जनरेट होते 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 पूरा एक इकोनॉमी डिप्रेशन में आ गया, राइट. यहाँ से चालू हुआ था ऑलमोस्ट that I do not instantaneously recognize the pulse of economy and continue anticipating high levels of demand. से लेके बहुत सारी चीजें हुई. डिमांड सप्लाई के बीच में गैप, एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट, डिस्पोजल ऑफ इन्वेंटरीज, कंज्यूमर परचेज नहीं करता, होपिंग फर्दर डिक्लाइन इन प्राइसेस. मैं एम्प्लॉयज को निकाल देता हूँ, इनपुट मार्केट में इफेक्ट होता है, बिजनेसेस बिकम्स मोर पेसिमिस्टिक, इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, बैंक नीड्स को इफेक्ट होता है. पूरा साइकिल है, एक दूसरे से एक दूसरे से एक दूसरे से कनेक्ट. एक चीज अफेक्ट हुई, सारा इकोनॉमी अफेक्ट हुआ, राइट. फोर्थ फेज दैट इज स्ट्रफ एंड डिप्रेशन, कनेक्टेड है सारा, है ना. कॉन्ट्रैक्शन के बाद आता है ये. Depression is a severe form of recession, आपको पता है, and it is characterized by extremely sluggish economic activities. What do you mean by sluggish?
स्लगिश का मीनिंग होता है बहुत ही गंदी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बहुत ही स्लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ बिजनेस साइकिल ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव, ये एक पॉइंट है ना। मैंने आपको चारों फेजेस में ग्रोथ रेट के बारे में बताया था, तो एक और बार बता देता हूँ, यहाँ पे बात निकली है तो। एक्सपांशन के टाइम पे ग्रोथ रेट विल बी फास्टेस्ट। एट लेटर स्टेजेस ऑफ एक्सपांशन ग्रोथ रेट धीरे 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 कम हो जाएगा, इट विल स्लो। पीक पे ग्रोथ रेट विल स्टॉप, यानी कि ग्रोथ नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन में चीजें गिरने लगेगी। एंड डिप्रेशन में ग्रोथ रेट विल बी नेगेटिव, है ना। चारों फेजेस में अलग अलग ग्रोथ रेट्स का रोल है। आई होप यू आर क्लियर विद इट। Demand for products and services decrease, prices are at their lowest and decline rapidly, forcing firms to shut down several production facilities. कोविड 19 का एग्जाम्पल है हमारे सामने। काफी इंडस्ट्रीज, काफी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी थी, क्या? क्योंकि डिमांड ही नहीं था मार्केट में। Since companies are unable to sustain their workforce, they are mounting unemployment, which leaves the consumer with very little disposable income. सिंपल सी चीज है, अगर आप फैक्ट्रीज बंद हो गई, बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं वो बंद हो गए, तो उनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज को भी निकाल दिया जाएगा। बिकॉज उनको निकाल दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो और डिमांड गिरेगी, क्योंकि उसकी इनकम बंद हो जाएगी, है ना। डिस्पोजेबल इनकम विल रिड्यूस एंड देयरफॉर डिमांड विल रिड्यूस। टिपिकल फीचर इज फॉल इन इंटरेस्ट रेट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसा हो तो ऑनलाइन कर लीजिए। टिपिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन इज द फॉल इन इंटरेस्ट रेट, है ना। दिस इज वर्किंग, ओके। राइट, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। With lower interest rate, people's demand for holding liquid money increases. सिंपल सी चीज है। आज लेट्स से इफ आई एम इन्वेस्टिंग ₹100 and if I'm getting 8%, तो मुझे एक और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलो आई इन्वेस्ट। बट इफ आई एम गेटिंग ओनली 4% या 5%, मेरे ₹100 मेरे कबर्ड में नहीं रखूंगा, मेरी लिक्विडिटी नहीं बढ़ाऊंगा, है ना। Despite lower interest rates, the demand for credit declines because investors' confidence has fallen. सिंपल सी चीज है, ₹100 मेरे पास है, I want to invest. The rates are too low कि मैं उसको घर पे रखता हूँ, कबोर्ड में रखता हूँ, इंक्रीज माई लिक्विडिटी। मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम है, इंटरेस्ट रेट्स टू बोरो, मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स टू बोरो भी कम है, फिर भी आई एम नॉट बोरोइंग। व्हाई? बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं बोरो करके क्या करूंगा, घर पे रखूंगा। दैट्स व्हाई आई एम नॉट इवन बोरोइंग, है ना। Often it also happens with the availability of credit falls due to possibility of banking or financial crisis. यहाँ पे थोड़ा सा दिस इज कंट्रोवर्शियल लाइन, क्योंकि आज के जमाने में बैंक, यानी कि जैसे इफ अ कंट्री इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, इसका कोई ये जरूरत नहीं है, यानी कि कोई इसका there's no टेक्स्ट बुक स्टेटमेंट कि इफ अ कंट्री इज गोइंग इन डिप्रेशन तो कंट्री का सारा बैंक बंद हो जाएगा, है ना। सारा बैंक्स के ऊपर गवर्नमेंट का हाथ होता है, तो कुछ भी हो जाएगा, बैंक्स बंद नहीं होंगे, है ना। लोग जो ऐसा होता है ना कि भाई मेरे पास लेट्स से आज फॉर एग्जांपल एक्स रुपीज है, आई वांट कीप दैट इन बैंक बट आई कीप इट इन माय कपबोर्ड, वो चीज आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। राइट, हाँ, आई वोंट इन्वेस्ट दोस मनी इन स्टॉक मार्केट बिकॉज रिस्क है, बैंक में तो मैं रखूंगा, ठीक है, वट एवर इंटरेस्ट रेट में गिव मी 3%, 4%, वट एवर, है ना। तो ये लाइन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मगर ठीक है, ऑलराइट। इंडस्ट्रीज जो कैपिटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की इंडस्ट्री होती है, उनके पास एक्सेस कैपेसिटी हो जाती है। सिंपल सी चीज है, ये बैट मैंने आपको बताया, इट्स ड्यूरेबल गुड, कंज्यूमर गुड, है ना। एक्सेस कैपेसिटी हो जाती है, मैं 250 यूनिट बना चुका हूँ, बिके सिर्फ 100, क्या करूंगा 150 का, है ना। लार्ज नंबर ऑफ bankruptcies and liquidations significantly reduce the magnitude of credit commerce. Magnitude means size, है ना। ये अभी का रिसेंट एग्जाम्पल गोएयर, है ना। गोएयर हैज फाइल्ड बैंक्रप्सी, है ना। तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ एविएशन इंडस्ट्री विल रिड्यूस। आप भले ही कहो गोवेयर का इतना मार्केट में शेयर नहीं था, but still let's say if aviation industry used to give let's say for example ₹100, तो गोएयर की वजह से वो गोएयर का बैंक्रप्सी का वजह से इट विल रिड्यूस टू 90 या इट विल रिड्यूस टू 85, ठीक है। At the depth of depression, all economic activities touch the bottom and the phase of trough is reached. डिप्रेशन जैसे जैसे गहरा होता जाएगा, ट्रफ पहुंच जाएगा, है ना, चीजें बहुत ही खराब हो जाएगी। वेरी एगोनाइजिंग पीरियड कॉजिंग लॉट्स ऑफ डिस्ट्रेस फॉर ऑल, है ना। अब यूजुअली लोग बोलते हैं कि आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ता है, पीक चले डिप्रेशन चले। सर, सबसे सबको फर्क पड़ता है, सबसे फर्क पड़ता है, यानी कि एवरी सिंगल कॉमन मैन इज अफेक्टेड बाय एवरी सिंगल साइकिल ऑफ द बिजनेस साइकिल, है ना। जब डिप्रेशन हो तो भी वी आर अफेक्टेड, पीक हो तो भी वी आर अफेक्टेड, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर अफेक्टेड। ये चीज हमको पता नहीं चलती है, वी डोंट थिंक एट दैट टाइम, बट ये प्रैक्टिकलिटी है ना।
ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 to 1933, ये एग्जाम्पल है. एंड इट हैड अफेक्टेड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल इंडिविजुअल ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग दोज डेज. आज से ऑलमोस्ट 100 साल की बात है, 100 साल पहले की बात है. एंड वी ऑल नो, आपको शायद पता होगा, दैट जेन केन्स करके एक इकोनॉमिस्ट है, हु गेव द सॉल्यूशन टू दिस डिप्रेशन, कि डिप्रेशन से बाहर कैसे आए. है ना? तो आगे है, कभी लाइक इफ वी टाइम तो हम पढ़ेंगे इसको, कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिकवरी. इसको मैं फेज नहीं कहता. इनफैक्ट दिस इज नॉट अ फेज ओनली, बट दिस इज अ प्रोसेस जो जरूरी है करना. है ना? कई बुक्स में बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी इनफैक्ट रिकवरी को एज अ फेज गिनते हैं, एंड दे टेल देयर आर 5 phases ऑफ बिजनेस साइकिल. बट आई डोंट कंसिडर इट एज अ फेज. दिस इज जस्ट अ प्रोसेस, है ना, जो जरूरी है टू कंप्लीट अ बिजनेस साइकिल. राइट? तो ऐसा समझ लो, ब्रिज है दो चीजों के बीच का, टू कंप्लीट अ साइकिल. राइट? द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री. जो चीजें गिरती है उसको खड़ा होना भी जरूरी है. It reaches the lowest level of economic activity called trough and then starts recovering. Trough generally lasts for some time and marks the end of pessimism and beginning of optimism. Optimism means positivity. This reverses the process. वापस इकोनॉमी यू टर्न लेती है, एंड जो पहले पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ था वो अब नेगेटिव से वापस पॉजिटिव की ओर बढ़ता है. द प्रोसेस रिवर्सल इज इनिशियली फेल्ट इन लेबर मार्केट. देखो, हमने कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे कहाँ से चीजें शुरू होती है, कैसे चेन ऑफ रिएक्शन जनरेट होते 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 पूरे इकोनॉमी को अफेक्ट करता है, वो चीज हमने पढ़ी. अभी रिकवरी कैसे आती है पूरी इकोनॉमी में, वो हम पढ़ते हैं. तो इनिशियली ये रिकवरी लेबर मार्केट से शुरू होती है. राइट? इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है कि लेबर इज रेडी टू एक्सेप्ट वेजेस विच आर लोअर देन द प्रिवेलिंग रेट्स. सिंपल है. if I'm let's say if my is to my caliber, if I'm getting rupees 100 per month, मेरे पास नौकरी नहीं है, I'll be ready to accept a 80 rupees job या 70 rupees job. है ना? ये बात है, ये फैक्ट है. द प्रोड्यूसर्स एंटिसिपेट लोअर कॉस्ट्स एंड बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट. सिंपल. मैं एज एन एम्प्लॉय अगर कम इनकम पे, कम सैलरी पे काम करने को तैयार हूँ, इसका मतलब है इट इज फायदा फॉर द एम्प्लॉयर. बिजनेस वाले के लिए फायदा है. एंड उनको क्या लगता है कि मेरे कॉस्ट कम हो जाएंगे, बिजनेस और बढ़ेगा. टाइम कम्स व्हेन बिजनेस कॉन्फिडेंस टेक्स ऑफ एंड गेट्स बेटर. Consequently, they start to invest again and build stocks. Banking system starts expanding. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होने लगते हैं, क्रेडिट एक्सपांड होना शुरू हो जाती है, प्राइसेस ग्रेजुअली राइज एंड डिमांड पिक्स अप. ठीक है? तो बिकॉज एज एन एम्प्लॉयर मुझे फायदा लगता है कि यस, ये एम्प्लॉय भले इसका 100 रुपए का कैलिबर है, बट आई एम गिविंग हिम ओनली 70 रुपीज या 80 रुपीज, तो मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा. मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा. प्रॉफिट बढ़ेगा तो जैसे सारी चेन ऑफ रिएक्शंस वापस जनरेट होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना, बेटर बिजनेस एनवायरमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, स्टॉक्स वापस बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे, डिमांड विल स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन. है ना? एंड इसके साथ साथ ये चीजें एक साइड चलती है. दूसरे साइड प्राइस मैकेनिज्म है विच एक्ट्स एज अ सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी. जो आपका प्राइस मैकेनिज्म है वो अपने आप सेल्फ करेक्ट होना शुरू हो जाता है. लेट्स से my let's say mobile phone is rupees 10,000. डिप्रेशन के कारण इट द प्राइस ऑफ इट हैज रिड्यूस्ड टू 8,000. जैसे मेरा इकोनॉमी वापस रिकवरी के फेज में आएगा, तो ऑटोमेटिकली इसका जो प्राइस है वो 8,000 से 10,000 हो जाएगा. इफ द इकोनॉमी इज फ्री ना, फ्री इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सारी चीजें आपके चैप्टर नंबर 1 में आएगी, हम बिल्कुल पढ़ेंगे. बट अभी के लिए इतना समझिए कि प्राइस मैकेनिज्म जो है वो ऑटोमेटिकली सेल्फ करेक्ट होने लगती है ना, किसी की आवश्यकता नहीं होती है उसे. Spurring of investment causes recovery of the economy. This acts as a turning point from depression to expansion. As investment rises, production increases, unemployment improves, income improves, and सारी चीजें chain of reactions जनरेट होना शुरू हो जाती है वापस. एम्प्लॉयमेंट, इनकम, डिमांड, सप्लाई, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, सेल्स, स्टॉक्स, सारी चीजें बढ़ने लगती है. Increased spending causes increased demand, and in order to fulfill the demand, supply भी बढ़ने लगता है, लेबर इंक्रीज होने लगता है, अनएम्प्लॉयमेंट गिरने लगता है, एंड एक्सपेंशन होने लगता है. राइट? दिस इज द ऑफिशियल एंड ऑफ द 4 phases एंड 1 process. ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसमें एक एमसीक्यू छुपा हुआ है. इट इज टू बी री-emphasized दैट नो इकोनॉमी फॉलोज अ परफेक्टली टाइम्ड साइकिल एंड दैट बिजनेस साइकिल्स आर एनीथिंग बट रेगुलर. ऐसा फिक्स नहीं होता है कि पीक 6 महीने आएगा, फिर बाद में मेरा कॉन्ट्रैक्शन 6 महीने आएगा,
फिर डिप्रेशन 6 महीने आएगा, एक्सपांशन 6 महीने चलेगा, कोई गारंटी नहीं होती। हाँ इतने फिक्स है कि दिस विल बी रिदमिक। चैप्टर की पहली लाइन जो मैंने पढ़ी थी वो रिदमिक था, रिदमिक फ्लक्चुएशंस वाज द वर्ड, है ना। तो क्या कहना चाहता है ये, रिदमिक फ्लक्चुएशंस, है ना। आई होप इट इज क्लियर, राइट। जो रिपीटेटिव होती है मगर टाइम पीरियड उसका फिक्स नहीं होता। बिजनेस साइकिल्स वेरी इन इंटेंसिटी एंड लेंथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एमसीक्यू में कई बार पूछी चुकी है, आगे भी चांसेस है कि पूछ ले, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन, दे वेरी इन इंटेंसिटी, इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार पीक एक ही स्ट्रेंथ का आएगा या कॉन्ट्रैक्शन एक ही स्ट्रेंथ का आएगा। देयर आर चांसेस कि पीक ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा वीक आए, कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रांग आए, पीक थोड़ा वीक आए, ऐसा हो सकता है। एंड फिक्स लेंथ नहीं होता कि 6 महीना 1 साल, ऐसा फिक्स नहीं होता। There's no set pattern which they follow. Some cycles may have longer periods of boom, others may have long period of depression. सिंपल सी चीज, कुछ कुछ साइकिल्स कुछ कुछ कंट्रीज में 10 साल तक चलती है, यानी कि ये जो 4 फेज है और एक प्रोसेस हमने पढ़ी वो 10 साल तक, इट यू नो देयर इज ओनली वन साइकिल दैट कंप्लीट्स, है ना। 2 साल 3 साल तक डिप्रेशन, फिर बूम, फिर रिकवरी, ये सारी चीजें चलती रहती है, राइट। अच्छा अभी हाथ पे हाथ धरे तो बैठे नहीं सकते, मुझे पता है कि भाई ये पीक है, कल कॉन्ट्रेक्शन आएगा, तो मैं राह तो देख नहीं सकता कि हाँ कॉन्ट्रेक्शन को आने दो, देख लेंगे तभी, है। ऐसा तो चलेगा नहीं। वी नीड टू प्रिडिक्ट द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टर्निंग पॉइंट्स, ऊपर लेके चलता हूँ मैं आपको। दीज आर द टर्निंग पॉइंट्स, है ना। ये जो है ना, जस्ट अ सेकंड, ये जो है ना, दीज आर टर्निंग पॉइंट्स, ये यहाँ पे वापस। तो मुझे ये टर्निंग पॉइंट्स को प्रिडिक्ट करना है कि कब आएगा या आके चला गया, है ना। बिकॉज फिक्स नहीं है, कहीं पे टेक्स्ट बुक में है कि 6 महीना ये चलेगा फिर 6 महीने ये चलेगा, है ना। आई मे बी एट दिस स्टेज, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये चलेगा और ये आने वाला है ना। सो दिस इज अ फैक्ट, राइट। ये दीज आर द टर्निंग पॉइंट्स, सो आई प्रिडिक्ट द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल, राइट। सो प्रिडिक्ट करने के कौन से तरीके हैं, टोटल 3 तरीके हैं, 3 इंडिकेटर्स आई टेल, लीडिंग, लैगिंग एंड कॉन्करेंट इंडिकेटर्स। अच्छा कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें से, एक तो ये इंडिकेटर्स के मीनिंग, डेफिनेशन और एग्जांपल्स, है ना। वो सीधे आपको एमसीक्यू में ये पूछेगा कि चेंजेस इन स्टॉक प्राइसेस इज द एग्जांपल ऑफ विच इंडिकेटर, तो लीडिंग इंडिकेटर, है ना। तो एग्जांपल्स रखने पड़ेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं लीडिंग इंडिकेटर से। लीडिंग इंडिकेटर इज अ मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर दैट चेंजेस बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट्स टू फॉलो पर्टिकुलर ट्रेंड और पैटर्न। इकोनॉमी में जो चेंजेस आते हैं उसके पहले मुझे ये इंडिकेटर बता देता है कि चेंजेस आने वाले हैं, राइट। इट्स अ लीडिंग इंडिकेटर जो रियल चेंजेस के पहले चलता है, बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस आर कॉल्ड लीडिंग इंडिकेटर्स, है ना। 6 महीने पहले से मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये चीज आने वाली है, आई एम एबल टू फोरकास्ट थिंग्स। इसका एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल। फेब्रुवरी 2020, है ना, जब वर्ल्ड में कोविड-19 आ चुका था बट इंडिया में नहीं आया था, है ना, इंडिया में थिंग्स वर स्टिल नॉर्मल। उस टाइम पे मार्केट्स बिगिन टू फॉल, है ना, और इतने जोर से गिरे थे कि ड्यूरिंग वन ऑफ दोज डेज मार्केट हैड टू सफर फ्रॉम लोअर सर्किट, यानी कि आधा दिन शेयर मार्केट बंद रहा था, ट्रेडिंग बंद रहा था। इतना मतलब इतना सिवियरली द शेयर मार्केट वाज अफेक्टेड। फेब्रुवरी में इंडिया में कुछ था, द आंसर इज नो। फिर भी मार्केट्स फेब्रुवरी में गिर गए, व्हाई, एक्सपेक्टिंग कोविड-19 टू कम इन इंडिया इन द मंथ ऑफ मार्च, एंड वही चीज हुई। मार्च में लॉकडाउन हुआ, कोविड-19 आया, है ना। सो चेंजेस इन स्टॉक प्राइसेस इज अ लीडिंग इंडिकेटर जो पहले से बता देता है कि ये चीज होने वाली है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए चेंजेस इन स्टॉक प्राइसेस। पहला, प्रॉफिट मार्जिन्स, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट रेट्स, न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। बड़ा बड़ा का ऑर्डर है ना वो रुक जाता है। अब एक चीज समझो, ये पेन का ऑर्डर नहीं रुकेगा, मगर बड़ा मशीनरी का या लेट्स से बड़ा बड़ा व्हीकल्स का जो ऑर्डर है वो रुक जाएगा, ठीक है। सीसीआई, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जिसको मैं कहता हूँ, वो भी इज इन वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ लीडिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग indicators, though widely used, are used to predict changes in the economy, are not always accurate. सिंपल सी चीज है। इफ अगर लीडिंग इंडिकेटर्स हमेशा एक्यूरेट होते तो शायद नो कंट्री वुड हैव सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन या नो कंट्री वुड हैव सफर्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन, है ना। इवन एक्सपर्ट्स डिसएग्री ऑन टाइमिंग ऑफ दिस सो कॉल्ड लीडिंग इंडिकेटर्स। फरवरी में मार्केट गिरा,
क्या पता कि 1 महीने बाद कोविड 19 आएगा, 10 दिन बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा, है ना? या फिर ऐसा ही हो कोविड 19 आए ही ना, ये चीज लिखी है। इट मे बी वीक्स और आफ्टर और मंथ्स आफ्टर द स्टॉक मार्केट क्रैश बिफोर द इकोनॉमी बिगिंस टू शो साइंस ऑफ रिसीडिंग। कोई गारंटी नहीं है कि 1 हफ्ते बाद होगा या 6 महीने बाद होगा या 1 साल बाद होगा, है ना? ऐसा भी हो ना भी हो, है ना? मार्केट्स गिरा इसका ये मतलब नहीं है कि इकोनॉमी गिरेगा ही गिरेगा, राइट? तो दोनों साइड है लीडिंग इंडिकेटर की। नेक्स्ट इज लैगिंग इंडिकेटर, जो इकोनॉमी में चेंजेस आ जाने के बाद बताते हैं कि भाई ये चेंजेस हुए थे। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, अभी आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, चीजें हो गई अभी जान के क्या करूँ? तो देखो, इसीलिए मैं यहाँ पे लाया। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर एट दिस फेज, है ना? दिस फेज, अभी कहीं पे लिखा तो आ नहीं रहा है कि आपने पीक क्रॉस कर दिया, ये हाईवे तो है नहीं कि भाई आपने पीक क्रॉस किए हुए 50 किलोमीटर हो गए, अभी 70 किलोमीटर के बाद ट्रफ आएगा, ऐसा तो कहीं है नहीं। तो मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा टर्निंग पॉइंट चला गया, कौन सा टर्निंग पॉइंट आने वाला है ना? तो अगर मेरा लैगिंग इंडिकेटर ये बताता है कि पास में पीक था, तो मुझे पता चलेगा कि अभी कॉन्ट्रेक्शन आने वाला है, तो आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ, है ना? ये स्टेज पे हूँ, समझो। मैं ये स्टेज पे होऊंगा, तब मेरे लीडिंग इंडिकेटर्स मुझे बताएंगे कि ट्रफ आने वाला है, बट मैं ये स्टेज पे हूँ, तो वो मुझे लैगिंग इंडिकेटर्स ही बता पाएंगे कि पीक आया था, चला गया, अभी कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड लैगिंग इंडिकेटर्स, राइट? लैगिंग इंडिकेटर्स जो इकोनॉमी के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को बताते हैं, एंड चेंजेस इन दीज इंडिकेटर्स आर ऑब्जर्वेबल ओनली आफ्टर एन इकोनॉमिक ट्रेंड और पैटर्न हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, वेरिएबल्स दैट चेंजेस आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस आर कॉल्ड लैगिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, लीडिंग इंडिकेटर सिग्नल द ऑनसेट ऑफ बिजनेस साइकिल, लैगिंग कंफर्म करते हैं, जैसे मैंने बताया कि लोग बोलते हैं पीक आके चला गया, मैं नहीं मानता। लैगिंग इंडिकेटर्स बताएंगे कि पीक आके चला गया या पीक नहीं आया है ना? लैगिंग इंडिकेटर्स कंफर्म these trends. They consist of measures that change after an economy has entered into period of fluctuation. कुछ एग्जांपल्स है अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, लेबर कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका भी एग्जांपल है, मार्च 2020 में जब कोविड 19 आया, तभी किसको जॉब से निकाला था? आंसर इज नो। लोगों को जॉब से कब निकाला गया? जून में, या लेट्स से मई में, है ना? 2-3 महीने बाद, लॉकडाउन के बाद, पीपल वर रिमूव फ्रॉम देयर जॉब्स, है ना? तो अनएम्प्लॉयमेंट एक्ट की भाई हाँ, पीछे जो था वो डिप्रेशन था। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट रेट्स, लेबर कॉस्ट, ये सारी चीजें लैगिंग इंडिकेटर्स। आज के दिन का लास्ट टॉपिक, दैट इज कोइंसिडेंट या कॉन्करेंट इंडिकेटर, जो इकोनॉमी के साथ साथ चलता है। वर्ड्स को समझिए, विच कोइंसाइड और अकर साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल मोड। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जिसके आपको पता चलेगा एमसीक्यू में कि हाँ, द फॉलोइंग एमसीक्यू इज टॉकिंग अबाउट कॉन्करेंट इंडिकेटर ना। इफ यू फाइंडिंग द वर्ड्स लाइक दिस, कौन से साइमल्टेनियसली, कोइंसाइड, करंट स्टेट ऑफ बिजनेस साइकिल, ये सारी चीजें, है ना? Okay. They fairly coincide closely with the changes and therefore they describe the current state of business cycle. अभी क्या चल रहा है वो बताओ। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, तो वो बता रहे हैं 6 महीने बाद, 6 महीने पहले ये चीज थी। स्टॉक प्राइसेस आर रिड्यूसिंग या स्टॉक प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, तो इट विल शो आफ्टर कि भाई क्या होने वाला है। एंड कॉन्करेंट इंडिकेटर से पता चलेगा अभी क्या चल रहा है ना? सो इन अदर वर्ड्स, दीज इंडिकेटर्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ चेंजेस ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन मोर और लेस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, पर्सनल इनकम, रिटेल सेल्स, एक्सेट्रा, राइट? ओके, सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। ये चीजों में इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो मीनिंग और एग्जांपल्स। सीधा उठा के पूछ लेगा इन्फ्लेशन इज द एग्जांपल ऑफ विच इंडिकेटर, 1 मार्क का एमसीक्यू, है ना? तो आपको पता होना चाहिए, एग्जांपल्स रखने पड़ेंगे, राइट? दैट्स इट फॉर टुडे। जल्दी कंटिन्यू करेंगे पूरा चैप्टर। मैं एक सेशन में ये चैप्टर के सारे एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व करवाऊंगा जो मॉड्यूल के पीछे है, एमटीपी आरटीपी में दिए हुए, राइट? सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बाय बाय।